दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं जो कि आज हमारा दोस्तों 384 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो पूरे 11,520 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, यानी 11,500 सवाल दोस्तों आज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के तहत जो आज हमने टॉपिक चूज किया है, इस टॉपिक का नाम है जीवमंडल। जी हाँ दोस्तों, जीवमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों से हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा आपको पढ़ने सीखने को। आपने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सुना होगा, चाहे नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, शेषाचलम, पुष्पा भाव। यही तो शेषाचलम के जंगलों की कहानी तो है। ठीक है, तो इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा और बहुत खास तरीके से स्टडी करेंगे। और यहां से बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे विषय के लिए और बहुत सारी परीक्षाओं के लिए कोर्सेज लॉन्च किया है। अगर आपको भरोसा हो नितिन सर पर तो आपका स्वागत है। आप आइए, अपनी तैयारी जो हमारे साथ कीजिए और देखिए कितना सुधार होता है। मेरा जो सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। इसमें कुछ डेमो क्लास मैंने आपको फ्री में दिया है, एक बार आप देख के देखिए। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी क्या है। डेमो देखिए, बाद में डिसाइड कीजिएगा परचेज करना है कि नहीं। मैं कुछ गलत कर रहा हूं, अच्छा लगेगा तो लेना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा खतरनाक है और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देने में असमर्थ होंगे, लेकिन मुझे तो काम भी ऐसा करना है कि आपकी असमर्थता आपको नजर आए। ठीक है, सवाल दे रहा है कि जीवमंडल जो शब्द है, ये सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीवमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था? अगर ये पूछा जाए, मान लीजिए अभी किसने तो अपनी जगह है, अगर पूछ दिया जाए कब किया था तो क्या बताएंगे दोस्तों? 1855 ईस्वी में। आज की बात नहीं है, सोचिए 1857 की क्रांति के पहले इस तरह के शब्द यूज किए जाते थे। किसने किया था? इनका नाम था एडवर्ड सुयस। क्या नाम था दोस्तों? एडवर्ड सुयस। ठीक है, एडवर्ड सुयस ने दोस्तों इस शब्द का पहली बार यूज किया था। और होता क्या है जीवमंडल माने? सर होता क्या है, नहीं पता? सुनो, जीवमंडल माने होता है जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जितने भी जीव जंतु है, जीव जंतु पक्षी सब आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, मैं कह दूं जितने भी सजीव हैं, इन सब का जो योग होता है यही तो जीवमंडल कहलाता है। इन सब को मिला दीजिए, यही जीवमंडल। क्या है? जीव का मतलब सजीवों की बात हो रहा है, निर्जीवों की नहीं। जहां जहां भी जीवन हो, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। किसने बताया? सुभाष चंद्र बसु ने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो जहां जहां जीवन की बात है वो सब कुछ दोस्तों इस जीव मंडल में शामिल किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे आपकी परीक्षा में बन सकता है कि जीव मंडल को विस्तृत रूप से किस विज्ञानी ने परिभाषित किया था? इसकी परिभाषा वगैरह किसने दिया? तो दोस्तों विस्तृत रूप से परिभाषित करने का कार्य जो किया गया है वो 1920 ईस्वी में किया गया है। उस समय दोस्तों एक रूसी वैज्ञानिक थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे, नाम है वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए एक नाम आप रूस में पढ़ते हैं, रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो व्लादिमीर दोस्तों आप यहां पे आप शब्द याद रखिएगा। ठीक है, व्लादिमीर वर्नाडस्की इनका नाम है। ठीक है, तो आसान है क्योंकि नाम मिलता जुलता है, तो क्या याद रखेंगे? व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर वो तो अलग हो जाएगा यहां पर। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा ना, मात्रा गलत है। ठीक है, पहले यहां ध्यान से देखिएगा, जो शब्द है व्लादिमीर नहीं होगा, व्लादिमीर नहीं होता, व्लादिमीर होता है। क्या होता है? व्लादिमीर। ठीक है, व्लादिमीर। हमने शायद इसके पहले व्लादिमीर लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था, तो व्लादिमीर याद रखेगा। दूसरा जो इसमें अक्षर है वो है वर्नाडस्की। क्या है दोस्तों? वर्नाडस्की। इन्होंने दोस्तों, ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पहली बार इस जीवमंडल की विस्तृत व्याख्या किया। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में यहां से ऑप्शन बन सकते हैं, तो उसके लिए आप पहले से अलर्ट रहिएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने
कुल कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? देखिए, अगर आपसे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र पूछे तब आप बताइएगा 18 है। कितने? 18। लेकिन अगर यूनेस्को से कनेक्ट होने की बात करें तब आप बताइएगा 12। 12 कनेक्ट हैं और हैं कितने दोस्तों? तो कुल संख्या कितनी दोस्तों? तो कुल संख्या है 18। कुल 18 है। और ये होता क्या है? ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र होते क्या है? तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हम कहते किसे? जहां पे जैव विविधता का भंडार पाया जाता है, जहां ऐसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता का भंडार पाया जाता है, वो क्षेत्र कितने दोस्तों? उन क्षेत्रों की संख्या 18 है। और जैव विविधता मतलब क्या है? जहां अनलिमिटेड वैरायटी के पेड़ पौधे, मतलब ढेर सारी वैरायटी के, और ढेर सारी वैरायटी के जीव जंतु जहां मिलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं जैव विविधता का भंडार वाला क्षेत्र। तो याद रखेंगे, कुल 18 यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व हम भारत में देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा हैं? अगर दोस्तों आपसे यूनेस्को लगा के दे दिया तो याद रखेगा, यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ 12। 18 में से जो 12 है दोस्तों, ये यूनेस्को नेटवर्क के हिस्से के अंतर्गत आते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये आप बहुत बढ़िया सवाल है। लोग क्या करते हैं ना, हमेशा 18 रटे रहते हैं। अच्छा, क्या भविष्य में इनकी संख्या बढ़ नहीं सकती? बढ़ सकती है, घट भी सकती, बढ़ भी सकती है। अगर जैव विविधता का ह्रास होगा तो संख्या 18 से नीचे आ जाएगी। अगर जैव विविधता में वृद्धि होगा तो संख्या 18 से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आप इस बात को भी याद रखेंगे। कारण नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, देखिए जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, आरक्षित मतलब स्फीयर रिजर्व, और जैव मंडल को बायोस्फीयर रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये जो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये किस राज्य में है? तो बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों फैला हुआ है। यह कर्नाटक से लेकर केरल होते हुए तमिलनाडु तक दोस्तों फैला हुआ। ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 राज्यों में दोस्तों फैला हुआ है। ये आप याद रखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों इसी नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया था 1986 में। कब दिया गया था दोस्तों? 1986 में दोस्तों इसे मान्यता दिया गया था, या यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगला सवाल है, उत्तराखंड में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थित है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी का नाम सुना होगा ना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। सर हाँ, वही है, उसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, यहां नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी आप याद रखेंगे, इसे भी बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है। और ये जो नंदा देवी दोस्तों, यहां पर 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो दोस्तों हिम तेंदुआ देखने को मिलता है, यहां पर हिम तेंदुआ देखने को मिलता है, हिम तेंदुआ, और किसकी दोस्तों? और कस्तूरी मृग। कौन सा? कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा, यहां पर कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में इतने डीप से भी दोस्तों सवाल बन जाते हैं। ठीक है, सब आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़े, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है नोकरेक जो जैवमंडल है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यह किस राज्य में स्थित है? सिर्फ राज्य आपको बताना है। तो नोकरेक दोस्तों कहां पर है? यह आपके मेघालय राज्य में है। कहां पर है दोस्तों? मेघालय में दोस्तों यह गारो हिल्स का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है दोस्तों? यह गारो हिल्स का हिस्सा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां सुना है ना, उसको याद रखेगा। ठीक है, तो यह आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। गारो हिल्स के पास में नोकरेक जैवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो दोस्तों एक तो तमिलनाडु में हमने पीछे देख ही लिया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों, नीलगिरी, ये तो दोस्तों पहले से विद्यमान है, इसे याद रखेगा। बाकी अगर तमिलनाडु में और पूछता तो मन्नार की खाड़ी आप बताइएगा। कौन सा? मन्नार
मन्नार की खाड़ी। जी हां दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको भी दोस्तों शामिल किया गया है। और याद रखेंगे इस बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग देखने को मिलता है। डुगोंग को दोस्तों समुद्री गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री गाय कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो भारत है ना, पाकिस्तान करें, जो भारत से मान लीजिए ऐसे भारत हुआ और ऐसे दोस्तों यहां श्रीलंका है। ठीक है। तो इसके ऊपर साइड में याद रखेगा यहां पाक की खाड़ी है, ऊपर साइड में दोस्तों क्या है? यहां पाक की खाड़ी है, और नीचे साइड में दोस्तों याद रखेगा यहां पर मन्नार की खाड़ी है। ठीक है। तो ऊपर पाक है, नीचे मन्नार है। इस बात को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि परीक्षा टाइम में आप भूल जाते हैं। सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो बच्चा बच्चा जानता है। सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन नाम पड़ा है। करा सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो याद रखेगा यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? यह आपके पश्चिम बंगाल में है। और यह दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है ना, वो भी दोस्तों यहीं पर है। ठीक है। नदी डेल्टा तो माजुली वाला हो जाएगा, उसको छोड़िए। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है, इसको याद रखेंगे। करा असम में स्थित जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? असम में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए गलती से आप राष्ट्रीय उद्यान मत बताएगा, अब लगे आप काजीरंगा बताने और इधर उधर की बात, गड़बड़ हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व कुछ सिलेक्टेड हैं और बायोस्फीयर रिजर्व में मानस अभयारण्य का नाम आता है। किसका नाम आता है? मानस अभयारण्य का नाम आता है, जो कि कहां पर है दोस्तों? जो कि असम राज्य में स्थित है। यह वहां का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यह आप याद रखेंगे मानस। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। बस इतना ही दोस्तों आपके लिए काफी याद रखना। ठीक है। कह रहा है ग्रेट निकोबार जैव मंडल। ग्रेट निकोबार इसके नाम से ही दोस्तों लग रहा है कि यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यह आप याद रखेंगे। किस राज्य नहीं बोलिए दोस्तों, इसे कहिए किस केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश में है तो क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है ये इसके अंतर्गत आता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है। चलिए ये सवाल हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा उड़ीसा में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा? जो उड़ीसा राज्य में स्थित है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व, वो कौन सा है? अब जब उड़ीसा पढ़ते हैं दोस्तों तो आप सिमलीपाल पढ़ते हैं, आप भीतरकनिका पढ़ते हैं, लेकिन भीतरकनिका आप मत कीजिएगा। वह एक दोस्तों क्या है? वह एक झील का नाम है भीतरकनिका, भीतरकनिका कह रहे हैं यार, चिल्का एक झील का नाम है, उसका नाम आपको नहीं लेना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल, ठीक है, इसका नाम पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर केवल सिमलीपाल याद रखेगा, भीतरकनिका को मत शामिल कीजिएगा। ठीक है। यहां पर केवल सिमलीपाल को शामिल कीजिएगा। जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा वाला, वह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगला सवाल है डिब्रू साइखेवा नाम का जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह किस राज्य में स्थित है? डिब्रू साइखेवा दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डिब्रू साइखेवा कहां पर दोस्तों? ये आपके नहीं, अरुणाचल का यार, ये आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके पहले असम में डिब्रू नाम है ना, इसके पहले असम में मैंने आपको मानस बताया था। तो जो मानस था वो 1989 में शामिल हुआ था, लेकिन ये बाद में आया है। तो डिब्रू साइखेवा जो है दोस्तों ये आपके असम राज्य में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और एक फैक्ट यहां पर और जोड़ लीजिए, ये जो है ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है। ठीक, स्थित है डिब्रू साइखेवा। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि आप हमें बताइए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो पड़ोसी राज्य है, एक तरफ देखेंगे पूरब की तरफ तो आपको म्यांमार मिल जाएगा, और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो चीन मिल जाएगा, क्योंकि मैकमोहन रेखा दोस्तों यहीं से गुजरी है चीन के साथ। ठीक है। तो याद रखेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं दिबांग दिहांग की बात कर रहा हूं। ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं दिबांग दिहांग की बात कर रहा हूं। ठीक है। दिबांग दिहांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सियांग घाटी में स्थित है। पूछ सकता है आपसे लोकेशन इसका, तो क्या बताएंगे? सियांग एवं दिबांग घाटी में स्थित। ठीक है।
घाटी में स्थित है, यह इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, करा पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहां पर स्थित है? पंचमढ़ी, सोच समझ के जवाब दीजिए। नाम सर सुना सुना लग रहा है, ठीक है, सुनिए। पंचमढ़ी जो दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों? यह सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। पहला पॉइंट तो आप याद रखेगा। सर क्या यह महाराष्ट्र में? नहीं भैया, महाराष्ट्र में नहीं, यह पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में। कहां कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है, कहां पर है पंचमढ़ी? मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है और बस, और बाकी लोकेशन इसका मध्य प्रदेश है। और ये इसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। बहुत फेमस दोस्तों हिल स्टेशन भी है ये, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही है, अगर इस सीक्वेंस के इसकी हम बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री था ना, वो पूरा मैंने 1 से लेकर 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कवर कराया है। जो हमने मिडावल हिस्ट्री आपको पढ़ाया 46 से लेकर दोस्तों 91 लेक्चर में हमने मिडावल को कवर किया। 92 से लेकर 150 लेक्चर में हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया। इसी तरह से 151 से लेकर 230 तक दोस्तों हमने पॉलिटी को कवर किया। इसके बाद 231 से लेकर 330 तक दोस्तों पूरे 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया। और 331 से आगे दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं 384, अभी ये चल रहा है दोस्तों, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो अब तक दोस्तों कुल 11,500 सवाल दोस्तों आप जान ही रहे हैं। आज की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपके अब 11,500 दोस्तों प्लस सवाल आप जो है यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मजा खूब मिलेगा। ठीक है, आप आइए। और ये क्लास जो है ना दोस्तों, ये सुबह के 9 बजे वैसे चलती है। कभी कभी दोस्तों मैं आपकी इस समय थोड़ा सा वाचिंग ठीक मिल रहा है तो मैं इसको रात के 9 बजे जो है शिफ्ट कर दिया हूं। तो आप ना यूट्यूब चैनल पे आके एक बार देख लिया करिए। चैनल अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे ना, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जा रही है। ठीक है, आप ढूंढ के पढ़िए। ऐसी बेहतरीन क्लास तो ये होना चाहिए कि यार हम ढूंढेंगे और ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। करा सिक्किम में स्थित जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा? सिक्किम राज्य में। सिक्किम की राजधानी क्या दोस्तों? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तीस्ता नदी को दोस्तों सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? पूछता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा। ठीक है, तो याद रखेंगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को दोस्तों सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगटोक इसकी राजधानी है। और भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, कंचनजंगा का नाम जो पढ़ते हैं, जो दुनिया का 3रे नंबर पे आता है, याद रखेंगे जो कंचनजंगा है वो यहीं पर तो स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है और यह यहां का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा अगस्त्य मलाई, नाम से ही दोस्तों लग रहा है कि साउथ इंडिया में होगा। बिल्कुल सही सोचना आपका है। तो अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये साउथ में किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका विस्तार 2 राज्यों में देखने को मिलता है। एक तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, दूसरा दोस्तों केरल राज्य है। दोस्तों हमने पीछे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी को भी देखा था, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये 3 राज्यों में फैला था। और जो अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है यह भी इन 2 राज्यों में फैला हुआ है। और आप कह सकते हैं कि ये जो है ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट के सर्वाधिक दक्षिण में स्थित। ठीक है, सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो क्या जवाब देंगे? अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, जो मध्य प्रदेश में भी स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे दोस्तों अलग अलग देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? पंचमढ़ी पढ़ा था। लेकिन पंचमढ़ी जो दोस्तों जो सतपुड़ा रेंज वाला था वो केवल मध्य प्रदेश में। यहां अचार कमान की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों में कौन सा फैला हुआ दोस्तों? अचन कमार ना, अचन कमार नाम सुना है कि नहीं? अचन कमार का, अचन कमार अमरकंटक बोलते हैं इसको। ठीक है, अचन कमार अमरकंटक। ठीक है,
अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे। ये जो है दोस्तों ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। और एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो 70% हिस्सा है, आप हैरान रहेंगे जानकर कि वो छत्तीसगढ़ में, बच्चे इसका उल्टा करते हैं। और 30% हिस्सा दोस्तों कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब परीक्षा में पूछा जाता है तो लोगों को ये लगता है कि भाई मध्य प्रदेश से काटकर ही छत्तीसगढ़ बना है, तो उसको उल्टा कर देते हैं आंकड़ा। उनको लगता है कि 70% मध्य प्रदेश में है और 30% दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। ये ऐसा नहीं होता है। ये जो अचनकमार है, इसके लिए ये आंकड़ा दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ है, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना और 36 उत्तर झारखंड, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के हिस्सों को काट के बनाया गया, और झारखंड बिहार के कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कच्छ का रण जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कच्छ का रण कहां पर स्थित है, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण कहां दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछता है कि जंगली गधे दोस्तों कहां पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, जंगली गधे ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं, ठीक है। एक बड़ा कच्छ है, एक छोटा कच्छ है, इसको 2 भागों में भी वर्गीकृत किया गया है, तो उस तथ्य को भी याद रखेंगे। और जो कच्छ का रण है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी लवणीय भूमि है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी लवणीय भूमि भी है दोस्तों, लवणीय भूमि है। यह तथ्य भी दोस्तों आप याद रखेंगे। एक आध फैक्ट अगर नहीं पढ़ेंगे तो मजा कैसे आएगा, कुछ तो एक्स्ट्रा रहे, कुछ तो लाइन आपको एक्स्ट्रा मिले। आगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बताइए। हिमाचल में, उत्तराखंड में नहीं, उत्तराखंड में तो नंदा देवी आपने पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, तो यहां पर स्थित है कोल्ड डेजर्ट। क्या स्थित है दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीत मरुस्थल। क्या कहते हैं, जनरली दोस्तों शीत मरुस्थल आपको लेह लद्दाख में मिलता है, लेकिन यहां हिमाचल को याद रखेंगे। और इस शीत मरुस्थल को दोस्तों जीवोम का दर्जा मिला हुआ है। किसका दर्जा मिला हुआ है, इसे जीवोम का दर्जा प्राप्त है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ठीक है, कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा हूं मैं। आगे है शेषाचलम पहाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये दोस्तों इसमें क्या है, याद रखेगा, इसमें चंदन, और चंदन में कौन सा दोस्तों, लाल चंदन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और फिर पुष्पा का नाम आता है, ठीक है। शेषाचलम के जंगलों की कहानी है पुष्पा, ठीक है, तो आप जानते होंगे दोस्तों। और आप ये बताइए कि जो शेषाचलम का जंगल है ये किस राज्य में स्थित है, साउथ में तो है, लेकिन साउथ में दोस्तों कहां पर, तो याद रखिएगा ये आंध्रा की बात हो रही, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है शेषाचलम के जंगल, तो इसे भी आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो लाल चंदन का भंडार है वो कहां पर देखने को मिलता है, वो इसी शेषाचलम के जंगल में देखने को मिलता है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अरे सर, इतना इंपॉर्टेंट चीज आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया, देना चाहिए था ना ध्यान, मिस्टेक आप ही करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बताया तो मध्य प्रदेश में दोस्तों मैंने एक आपको बताया था पंचमढ़ी, ठीक है, एक पंचमढ़ी बताया था और दूसरा बताया था अचनकमार। क्या बताया था, अचनकमार अमरकंटक, ठीक है, अचनकमार अमरकंटक, ठीक है। ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व बताया था। अभी आपसे अलग से पूछ रहा कि और बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में कई हैं। एक तो पन्ना दोस्तों रिजर्व है, ये भी है, इसकी बात कर रहा होगा। और पन्ना रिजर्व से ही दोस्तों इसी के बीच से केन नदी प्रवाहित होती। कौन सी नदी, यहीं से केन नदी भी प्रवाहित होती है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेगा, क्या पता परीक्षा में कहां से क्या सवाल दे दे, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए सवाल यहां चेंज कर रहा है, आपसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है और जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे बड़ा है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो अब तो दोस्तों लद्दाख में इसे बोलेंगे, जम्मू कश्मीर मत बोलिएगा, अब इसे लद्दाख बोलिएगा साफ साफ, ठीक है। लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और अगर आप
नेशनल पार्क की बात कर रहे थे वो हेली नेशनल पार्क है, ठीक है, वो अलग है, जिसका नाम दोस्तों अब जिम कॉर्बेट हो गया है, 1936 में बदल गया, वो उत्तराखंड में स्थित है और वो भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, तो अलग चीज है। करा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा, ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, सबसे छोटा, यहां क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा पूछेगा तो बताएगा दोस्तों साउथ बटन, कौन सा, साउथ बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों सबसे छोटा है। और अंडमान निकोबार में दोस्तों ये साउथ बटन आइलैंड पड़ता है, कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत दोस्तों ये साउथ बटन आता है, इसका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल, ये सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा भी पढ़ लिया आपने और सबसे छोटा भी पढ़ लिया। आगे बढ़िए दोस्तों, कर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफेद बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश ही एक ऐसा जगह है जहां पर ये सफेद बाघ पाए जाते हैं, और कहां मिलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा रीवा में, या कभी कभी परीक्षा में बघेल खंड दे देता है, तो बघेल खंड, रीवा, मध्य प्रदेश, ये तीनों बातें आप याद रखिए, ठीक है, ये हो जाता आपका जवाब, ये 3 पॉइंट याद रखेगा। और किसमें इसका संरक्षण किया जा रहा दोस्तों, तो वहीं पर एक वन विहार है, वन विहार नाम का नेशनल पार्क है, याद रखेंगे, वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों यहां पर इसे संरक्षित किया जा रहा है, ये आप याद रखेगा। रीवा के राजा ने सबसे पहले गोविंदगढ़ के जंगल में दोस्तों इसे ढूंढा था, ठीक है, रीवा के राजा ने इसे कहां देखा था दोस्तों, गोविंदगढ़ गढ़ के जंगल में सफेद शेर देखा था, जंगल में देखा था, तब जाके लोगों को पता चला कि नहीं शेर भी दोस्तों सफेद होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो रीवा के राजा का नाम क्या था, सब हम ही बता दें आपको, हाँ चलिए सुन लीजिए, इनका नाम था मार्तंड सिंह जूदेव, क्या नाम था दोस्तों, मार्तंड सिंह जूदेव, क्या नाम था, मार्तंड सिंह जूदेव, ये राजा थे, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले देखा था कि सफेद शेर भी पाए जाते हैं, तो रीवा याद रखेगा, रीवा में सफेद शेर मिलता है, इस तथ्य को याद रखेंगे। कर मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिवर्ष नवंबर महीने में ठंडी के समय में, अच्छा मध्य प्रदेश को दोस्तों याद रखेंगे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीते हैं ना वो दोस्तों यहीं पर हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर जो महोत्सव चलता है, एक अच्छी सी मूवी आपने देखा होगा मोगली, देखा है ना, तो मोगली महोत्सव दोस्तों यहां मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा महोत्सव चलता है, मोगली महोत्सव चलता है, मोगली महोत्सव, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल दे रहा है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैलाश सांकवा का नाम सुना होगा, उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि टाइगर को संरक्षित करने में, उन्हें शिकार से बचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए दोस्तों इन्हें दर्जा दिया जाता है। कैलाश सांखला नाम है, क्या नाम दोस्तों, कैलाश सांखला नाम है, ये आप याद रखें, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हीं के दिशा निर्देश पर 1973 में जो है दोस्तों क्या स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों स्टार्ट किया गया था 1973 में, इस लाइन को भी याद रखिए। तो कैलाश सांखवा का नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है, बाघ रिजर्व मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व दोस्तों है जो दुनिया में दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित, इससे ऊपर कोई है नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नामदफा है, कौन सा, नामदफा टाइगर रिजर्व, पता तो होगा ही दोस्तों कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कहां पर है, अरुणाचल में स्थित है नामदफा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, तो इसलिए इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। करा क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार में, क्षेत्रफल मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, आकार में करा, ठीक है, करा आकार में भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व दोस्तों कौन सा है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा पढ़ा था, अरे श्रीशैलम ना, श्रीशैलम वाला था ना, वही तो था, हाँ श्रीशैलम नागार्जुन बाघ टाइगर रिजर्व, ठीक है, श्रीशैलम नागार्जुन बाघ रिजर्व, ठीक है, बाघ संरक्षण, ठीक है,
तो जो दोस्तों ये जो बाघ संरक्षण केंद्र है, याद रखेंगे सबसे बड़ा है श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, या श्रीशैलम नागार्जुन सागर कर लीजिए, आगे पीछे नाम में क्या रखा है पता होना चाहिए, ठीक है, भाव को समझिए। भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व, सबसे छोटा दोस्तों टाइगर, बड़ा तो हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल वाला, लेकिन सबसे छोटा वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। ये दोस्तों क्या है? सबसे छोटा है, और ये कहां पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में, वर्धा नदी के तट पर, ठीक है, याद रखेंगे वर्धा जिले में, वर्धा जिले में वर्धा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। मुझे लगता है 130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये सबसे छोटा है। और जो सबसे बड़ा वाला है दोस्तों, ये तो 3700 प्लस वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3700 प्लस वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये वाला जो दोस्तों, ये 130 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा हो सकता है 2, 4, 5 ऊपर नीचे हो, तो अब इतना मत ध्यान दीजिएगा, मैं भी मशीन नहीं हूं, अध्यापक हूं, पढ़ना होता है, सीखना पड़ता है आपकी तरह, और तब जो है पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। जिसे आप याद रखेंगे इतनी बातें, और जितनी बातें दोस्तों मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम क्रीम चीजें लाकर दे रहा हूं कि एक एक चैप्टर से क्या पढ़ना आपको, एकदम क्रीम पॉइंट दोस्तों जो है वही चीजें मैं पढ़ाता हूं बिना टाइम लॉस किए, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो एक चीज तो आपको पता होगा कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट अगर कहीं से चाहिए तो आप स्टडी 91 पर आइए। अब बाकी कुछ चाहिए तो पूरी दुनिया है देखने के लिए, देखिए जहां देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ की क्लास तो छोटी होती है, लेकिन जो हमारे पेड बैच हैं यहाँ क्लासेस बहुत लंबी चलती हैं, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जब तक मुद्दे का अंत न हो जाए पूरी तरह से, तब तक दोस्तों छोड़ा नहीं जाता है। और आज तक हमने जो भी विषय पढ़ाया ना, फिर उसको ऐसा पढ़ा दिया कि उसको पढ़ने वाला खुद ही मास्टर बन जाए, ये सोच के मैं पढ़ाता हूं कि मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए, सवाल नहीं उत्पन्न होना चाहिए, कारण नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। उसके सोचने से पहले उसको सारी बातों का जवाब दे देना है, ठीक है। इतना बेहतरीन बैच है। मेरे कहने से अगर कुछ करना है तो डेमो बैच दोस्तों देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, जब कभी इच्छा होगा तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द बस हम पॉलिटी का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसका भी पेड और इंडिविजुअल बैच आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। आज के लिए फिलहाल यही क्लासेस समाप्त होती हैं। अच्छा लगा होगा तो आप सभी से यही निवेदन है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।